नमस्कार नन्हे मुन्ने दोस्तों, बच्चों। अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बच्चों, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आपकी चिर परिचित अनुपम मैडम आपके सामने अपने वादे के अनुसार हाजिर हैं। बच्चों, आज मैं आपको अटूट देशभक्त की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। वह देशभक्त हैं सुभाष चंद्र बोस। आज की कहानी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा के हजारों फूल लिए उन्हें समर्पित है। तो आइए बच्चों, सुनते हैं आज़ादी के दीवाने की कुछ दास्तान। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए और सुनिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ बातें। सबसे पहले बच्चों, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय हम लोग जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, आज बच्चों 23 जनवरी है ना, तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर एक बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बोस कुल 14 भाई बहन थे, जिसमें 6 बहन और 8 भाई थे। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक में हुई। इसके पश्चात इनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज व चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इनके माता पिता ने इन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में सिविल सर्विस में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। देख रहे हो ना बच्चों, कितने मेधावी थे ये। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की असंख्य लहरें इनके अंतर्मन में हिलोरे ले रही थीं और आज़ादी का यह दीवाना आज़ादी के लिए किस प्रकार अपने जीवन को भारत माता को समर्पित कर दिया, इसकी एक झलक मैं आपको अवश्य दिखाना चाहूँगी। विश्व इतिहास में किसी भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा व्यक्तित्व शायद कहीं नहीं मिलेगा, जिसने न केवल राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि खुद एक सैनिक की वर्दी पहनकर सेना का संगठन भी किया। हम सबको यह जानना चाहिए कि बहुत दिन नहीं हुए जब भारत भूमि में बड़े प्रयोजन के लिए छोटे प्रयोजन या हित का त्याग करने की एक परंपरा थी। इस परंपरा के तहत कुल के लिए निज का सुख, गांव के लिए कुल का, जनपद के लिए गांव का, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाता था। इसके लिए कोई विषाद न होता था। देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना क्या क्या करा सकती है, इसकी एक अनोखी मिसाल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके लिए देश की स्वाधीनता के लक्ष्य के आगे सब कुछ छोटा पड़ता गया। उन्होंने उसकी राह में आने वाली हर मुश्किल को पार किया, बिना इसकी परवाह किए कि उनके लिए क्या क्या खोना पड़ सकता है। अत्यंत मेधावी सुभाष बाबू स्वामी विवेकानंद के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित थे। जलियांवाला बाग नरसंहार से वह इतने विचलित हुए कि ब्रिटेन में अपना अध्ययन प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। बच्चों, सुभाष बाबू को स्वाधीनता से कम कुछ भी स्वीकार था ही नहीं। वह भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को लेकर भी बड़े व्यथित थे, व्याकुल थे। जब वह यूरोप गए तो उन्होंने सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध विस्तृत करने के लिए विभिन्न यूरोपीय राजधानियों में केंद्र खोले। बच्चों, आपको जानना चाहिए 1836 में वह यूरोप से लौटे। 1937 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष बाबू को अध्यक्ष चुना गया।
अगले अधिवेशन में वह गांधी जी समर्थित पट्टाभी सितार मैया के विरुद्ध चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने। द्वितीय विश्व युद्ध की छाया में सुभाष बाबू प्रस्ताव लाए कि अंग्रेज सरकार 6 महीने में भारत को भारतीयों के हवाले करे, अन्यथा उसके खिलाफ विद्रोह होगा। चूंकि गांधी जी इस विचार के समर्थन में नहीं थे, तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए कड़ाई से लड़ना होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष बाबू को नजरबंद होना पड़ा, परंतु वह देश की स्वाधीनता को लेकर व्याकुल थे। एक दिन सरकारी अमले को चकमा देकर वह देश की मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुहिम पर निकल पड़े। यह देश एक सच्चे सिपाही का एक जोखिम और अनिश्चय भरा बड़ा महत्वाकांक्षी कदम था। नेताजी छिपते छिपाते अफगानिस्तान होते हुए मॉस्को पहुंचे और समर्थन पाने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। फिर अप्रैल में जर्मनी पहुंचे और जर्मनी एवं जापान का समर्थन पाने का प्रयत्न किया और सफलता भी पाई। बच्चों, जनवरी 1942 से रेडियो बर्लिन जर्मन समर्थित आज़ाद हिंद रेडियो से अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो में रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। 1941 में रेडियो जर्मनी से सुभाष बाबू ने भारतीयों के नाम अपना प्रसिद्ध संदेश दिया था। जानते हो ना बच्चों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही इनका प्रसिद्ध नारा था। दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानी आक्रमण के 1 साल बाद वह मई 1943 में टोक्यो पहुंचे और पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली। पूर्वी एशिया में जापानी समर्थन से अस्थायी भारत सरकार भी गठित की, जिसे 7 देशों की मान्यता भी मिली। फिर वह रंगून एवं सिंगापुर पहुंचे और आज़ाद हिंद फौज स्थापित की और भारत की ओर कूच कर दिया। इस फौज ने अंडमान निकोबार को स्वतंत्र कराया। जानते हो बच्चों, जो पहले अंग्रेजों के अधीन था, उसे धीरे धीरे अब ये स्वतंत्रता की अग्नि में कूद पड़े थे। वर्ष 1944 में नेताजी ने रंगून को मुख्यालय बनाया। 6 जुलाई 1944 के ऐतिहासिक रेडियो प्रसारण में नेताजी ने कहा था कि जब तक आखिरी ब्रिटिश भारत से बाहर नहीं फेंक दिया जाता और जब तक दिल्ली में वायसराय हाउस पर हमारा तिरंगा शान से नहीं लहराता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। शौर्य और अदम्य पराक्रम से भरी नेताजी की गाथा बहुत रोमांचक है, जिसकी वास्तविकता मिथ की कथा सरीकी लगती है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय सेना जापानी सेना के हवाई समर्थन के अभाव में हार गई। आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व जापान की हार के साथ काल कवलित हो गया। अगस्त 1945 में जापान ने समर्पण कर दिया। बदलते घटनाक्रम के बीच खबर आई बच्चों कि 18 अगस्त 1945 को वायु दुर्घटना में इस उत्कट स्वतंत्रता सेनानी की यह लीला शांत हो गई। यद्यपि बहुतों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उनके बचे होने की कहानियां हवा में तैरती रहीं, पर इतना तो सबको लगता है कि स्वतंत्रता के धर्म युद्ध में देश की स्वाधीनता के विराट प्रयोजन के लिए नेताजी एक एक कर सब कुछ समर्पित करते चले गए। वह सही अर्थों में सच्चे नेता थे, जो सबको साथ लेकर चलने के लिए उद्यत थे और निष्क्रिय रूप से खुद चलकर राह दिखाते थे। उनका अपना कुछ न था, पर वे समूचे भारत के सब कुछ थे। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि आज जब देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है, तब केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, ये थी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की कुछ झलक जो मैंने आपको अपने शब्दों में पिरोकर बताने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। बच्चों, इसी प्रकार नई नई कहानी, नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।